Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are going to start the presentation sessions of cardiopulmonary physical therapy for the interactive session. And the first presenter for today is Ali Liaquat. So Ali, you may kindly start your presentation. Assalamu alaikum. I am Ali Liaquat and my topic is segmental breathing. Next. सेगमेंटल ब्रीदिंग में ये होता है कि लंग्स के जो सर्टेन एरियाज होते हैं उस पर हाइपोवेंटिलेशन हो जाती है। हाइपोवेंटिलेशन में ये होता है कि जो शैलो ब्रीदिंग होती है जिसकी वजह से बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है वो रेज कर जाता है और इसमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है ब्लड में वो कम हो जाता है। इसके कॉजेज आ जाते हैं। कॉजेज में सब चेस्ट वॉल फाइब्रोसिस आ जाता है, पेन एंड मसल्स गॉर्डिंग, एटीलेक्टेसिस एंड निमोनिया आ जाता है। चेस्ट वॉल फाइब्रोसिस में ये होता है कि जो लंग्स टिश्यू होते हैं उसमें स्कार्स हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और वो थिक हो जाते हैं। और मसल गार्डिंग ये आफ्टर सर्जरी के बाद ये होता है। उसके बाद एटीलेक्टेसिस आ जाता है। एटीलेक्टेसिस में ये होता है कि ये कंप्लीट और पार्शियल जो होता है कि उसके कोलैप्स कर जाते हैं जो इंटायर लंग्स होते हैं उसमें। और निमोनिया में ये होता है कि जो इन्फेक्शन हो जाती है लंग्स की। उसके बाद ये होता है कि जो जिन एरियाज में प्रॉब्लम होती है लंग्स की और चेस्ट वाल्स की हम उसको एक्सपेंड करते हैं फॉर हाइपोवेंटिलेशन के लिए। नेक्स्ट। उसके बाद इसके ये टेक्निक्स आ जाती हैं। इसमें लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन होती है जिसको हम लेटरल बेजल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ये लेटरल कोस्टल एक्सपेंशन ये इसमें मेनली ये फोकस करता है उस पे जो लोअर पार्ट होता है लंग्स का और चेस्ट पे। और इसमें हम यूनिलेटरली और बायलेटरली जो टेक्निक्स हैं वो हम इसमें परफॉर्म करते हैं। जो जब एक साइड पे प्रॉब्लम होगा तो हम यूनिलेटरल टेक्निक परफॉर्म करेंगे और अगर दोनों साइड पे होगा तो हम बायलेटरल टेक्निक परफॉर्म करेंगे। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इस टेक्निक का उसमें ये होता है कि जो पेशेंट है वो डीप ब्रीदिंग करता है और इसके साथ साथ वो जो उसके रिब केज के जो लोअर पोर्शन होता है उसमें ये फोकस करता है उसकी मूवमेंट पे, जो कि उसको फैसिलिटेट करता है, उसको हेल्प करता है। उसके जो डायफ्रेगमेटिक जो उसकी मोशन होती है जो एक्सपेक्शन में उसको हेल्प करता है। और ये एक इम्पोर्टेंट जो इसका ये टेक्निक है जिसमें जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं फॉर एग्जांपल इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा और एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उसके जो लोअर रिब केज होती है वो स्टिफ हो जाती है जिसकी वजह से शैलो ब्रीदिंग होती है। और ये शैलो ब्रीदिंग को ये मोबिलाइज करते हैं ये टेक्निक। नेक्स्ट। ये टेक्निक्स परफॉर्म की गई हैं। इसमें सबसे पहले हुक लाइंग पोजीशन में टेक्निक परफॉर्म की गई है और उसके बाद इसमें जो ग्रेजुअली पेशेंट टेक्निक्स लर्न कर लेता है तो उसके बाद ये सिटिंग पोजीशन में भी ये टेक्निक पेशेंट कर सकता है। नेक्स्ट। ये प्रोसीजर आ जाता है। प्रोसीजर में सबसे पहले ये होता है कि हम जो पेशेंट के जो लोअर रिब्स होते हैं उसके जो लेटरल साइड पे हैंड प्लेस करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि वो स्लाइटली जो वो स्लोली एक्सहेल करे आफ्टर ब्रीदिंग। जब पेशेंट स्लोली एक्सहेल करेगा तो हम पेशेंट का जो लोअर रिब केज होता है उसके जो उसको जो है स्लोली स्क्वीज करेंगे और मूव करेंगे डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में। और नेक्स्ट। और जब हमें ये बिफोर इंस्पायरेशन में जब पेशेंट को होता है कि हम बिफोर इंस्पायरेशन हम क्विक स्ट्रेच अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में। क्विक स्ट्रेच के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जिसमें ये होता है कि जो इंटरनल इसमें ये एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं उसको ये फैसिलिटेट करता है कंट्रैक्शन में। नेक्स्ट। और इसके बाद ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग में ये होता है ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग में हम वो पेशेंट के जो स्लाइटली हम मैनुअल रेजिस्टेंस देंगे पेशेंट को उसके लो रिब्स पे जिसकी वजह से जो उसके सेंसरी अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसके बाद इन एक्सपायरेशन में हम पेशेंट को कहेंगे कि पेशेंट को हम उसको हेल्प करेंगे, उसको जेंटली स्क्वीज करेंगे उसके रिब केज को डाउनवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट। इसके बाद सेल्फ ट्रीटमेंट आ जाती है। सेल्फ ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो इंडिपेंडेंटली बाय प्लेसिंग हिज और हर हैंड्स ओवर द रिब्स। और उसके बाद हम ये करेंगे कि जो इसके इसमें हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोअर टॉवल के साथ और बेल्ट के साथ भी हम पेशेंट को जो
और उसके जो रेजिस्टेंस है उसके लोअर रिब्स पे वो हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टीरियर बेजल एक्सपेंशन आ जाता है। पोस्टीरियर बेजल एक्सपेंशन में ये मोस्टली हम पोस्ट सर्जिकल जो पेशेंट होते हैं हम उसमें ये यूज करते हैं, जो कि आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट की वो होती है कॉम्प्लिकेशन वगैरह, मोस्टली ये पेशेंट बेड रिडन होते हैं जिसमें सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन होती है पेशेंट की, जो कि 45 डिग्री होती है सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन पेशेंट की। उसके बाद जो इसका लंग्स की जो सिक्रीशन होती है वो उसके जो पोस्टीरियर साइड पे होती है वो लोअर रूप्स के वहाँ पे अकुमुलेट कर देती है। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में ये होता है कि इसके जो पेशेंट की जो पोजीशन है वो सिटिंग पोजीशन में होती है और लीन फॉरवर्ड होता है ऑन पिलो, और इसका जो हिप होता है वो स्लाइटली बेंड होता है। उसके बाद इसकी जो हैंड प्लेसमेंट होती है, हैंड प्लेसमेंट में जो लेटरल बेजल एक्सपेंशन था उसमें लेटरल साइड पे थी लोअर रिब्स की हैंड प्लेसमेंट, और इसमें पोस्टीरियर साइड पे होगी और लोअर रिब्स की, और इसका जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। नेक्स्ट, थैंक यू। Okay, ji. Thank you so much, Ali Liaquat. And next we have Karina Imran. Karina, are you ready for the presentation? Kindly turn on your camera and mic and start your presentation. Assalamu alaikum. My name is Karina Imran. I'm 16549, semester 9, and the subject is cardiopulmonary. Now my topic of presentation is percussion. Next. परकशन जो सी है ये इसको क्लैपिंग ऑफ चेस्ट एंड कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। ये इसके ऑल्टरनेटिंग नेम्स हैं जिससे हम परकशन को कह सकते हैं हम परकशन कर रहे हैं। एक हमने पढ़ी थी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, जिसमें हम टिश्यू को एग्जाम देखने के लिए करते हैं कि उधर कोई और पैथोलॉजी तो नहीं प्रेजेंट। और ये वही जो हम परकशन करेंगे ये हम थेराप्यूटिक करेंगे और मैनुअली परफॉर्म करेंगे। Percussion augment mobilization of secretion by mechanically dislodging the viscous or adherens mucus from the airways, जो कि पेशेंट के डीपर एयरवेज में पड़ी होती हैं। जो secretions हैं हम उन्हें मोबिलाइज करेंगे और उन्हें secrete आउट करवाएंगे। Perform with the cup hand over the lung segment being drained, हम जो सा हमने सेगमेंट अप्रोच करना है हम वहाँ पे कप हैंड बनाएंगे और कप हैंड के जरिए हम उसे परकशन अप्लाई करेंगे और ड्रेन करेंगे उसकी सिक्रीशंस को। कप हैंड स्ट्राइक चेस्ट वॉल इन एन ऑल्टरनेटिंग एंड रिदमिक मैनर, जब भी हमने परकशन अप्लाई करनी है हमने स्ट्राइक हैंड उसके चेस्ट पे हैंड स्ट्राइक करने हैं और एक रिदमिक मैनर में जाना है। हमने ऑल्टरनेटिंग और रिदमिक मैनर में जाना है, ये नहीं कि कभी हम कहीं और अप्लाई करें कभी हम कहीं और अप्लाई करें, एक रिदम के साथ चलना है। और जो उनसे हमारे शोल्डर एल्बो और रिस्ट होगी वो हमने लूजन रखनी है। नेक्स्ट, ये जो सी ए में है पिक्चर, ये है कप हैंड की, इस तरह हमने अप्लाई करनी है परकशन। और ये जो सी लेडी कर रही है इसमें ये परकशन करी एपिकल लोब की। ये हम परकशन डिफरेंट पेशेंट की पोजीशंस करवाते हैं और अप्लाई करते हैं हमने जिस सेगमेंट पे करनी होती है। अब ये जो सी लेडी है ये एपिकल लोब की कर रही है सिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट, फॉर द इन्फेंट्स यूज 2 or 3 fingers ऑफ वन हैंड। जो इन्फेंट्स है उनकी चेस्ट बहुत डेलिकेट होती है जिसकी वजह से हम पूरा हैंड उस पर नहीं यूज करेंगे, सिर्फ 2 या 3 फिंगर्स करेंगे। और जब हमने अप्लाई करनी है परकशन हमने उससे पहले ऑस्कल्टेट करना है। ऑस्कल्टेट हम करेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा उसका सेगमेंट अफेक्टेड है, हम उसी सेगमेंट पे अप्लाई करेंगे। और जब हम ऑस्कल्टेट कर लेंगे उसके बाद हम परकशन अप्लाई करेंगे। परकशन अप्लाई करने के बाद भी हम ऑस्कल्टेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि उसका लंग का जो सेगमेंट है वो क्लियर हो गया कि नहीं। सिंगल हैंडेड चेस्ट क्लैपिंग इज ऑल्सो यूज फॉर सेल्फ चेस्ट क्लैपिंग। जो पेशेंट है वो खुद भी कर सकता है सेल्फ चेस्ट क्लैपिंग, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है पेशेंट के लिए क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड पे जहाँ पे ज्यादा सिक्रीशन के चांसेस होते हैं वहां पे अप्रोच नहीं कर सकता। लेयर ऑफ द डोमिंग टू अवॉइड सेंसरी स्टिमुलेशन ऑफ द स्किन। सेंसरी स्टिमुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम टॉवल यूज करेंगे कि पेशेंट को रिदमा ना हो हमारे क्लैपिंग और कपिंग से। और इंडिकेशंस हैं इसकी इन इन्फेंट्स
and small children not yet old enough to do voluntary breathing. इसको हम इसलिए यूज करेंगे कि वो चिल्ड्रन जो इन्फेंट्स हैं और वो जो वॉलंटरी ब्रीथिंग टेक्निक नहीं कर सकते, या वो अनकॉन्शियस कोई पेशेंट है, या न्यूरोमस्कुलर वीकनेस का कोई पेशेंट है, और या पैरालिसिस का कोई पेशेंट है। नेक्स्ट, ये उसने पिक्चर में अप्लाई किया हुआ है, टोबल और कपिंग थेरेपी कर रही है, जिसकी वजह से ये हम इसलिए यूज करते हैं कि उसकी रिदमा ना हो जाए पेशेंट को। नेक्स्ट, चेस्ट क्लैपिंग में कॉज एंड इंक्रीजिंग द हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया इसका एक ड्रॉबैक है कि जब ड्यूरिंग टेक्निक जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, पेशेंट अपना ब्रीथिंग को होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वो हाइपोक्सीमिया में चल जाता है, लेकिन ये सिर्फ होता है ड्यूरिंग द टेक्निक। शॉर्ट पीरियड, इसको हम ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए हम इसको करेंगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ चेस्ट क्लैपिंग करेंगे 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के लिए जब हम उसको क्लैपिंग कर लेंगे चेस्ट की, उसके बाद हमने 3 to 4 थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस उसको करवानी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उसकी ड्रॉप नहीं होगी और हम थेरेपी भी कंप्लीट कर लेंगे। आगे है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस। एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस वो होती हैं जिन केसेस में हमें बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करनी परकशन। वो है स्फीयर ऑस्टियोप्रोसिस। स्फीयर ऑस्टियोप्रोसिस में फ्रैक्चर के हम चांसेस इंक्रीज कर देंगे क्योंकि बोन्स पहले ही बहुत फ्रेजाइल है और वीक है। और है फ्रैंक हिमोप्टोसिस। फ्रैंक हिमोप्टोसिस में भी हमने अप्लाई नहीं करनी क्योंकि उसमें फ्रैंक हिमोप्टोसिस होता है कि स्पूटम के साथ ब्लड आ रहा होता है जब वो कफिंग करता है पेशेंट। इस केस में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी परकशन। नेक्स्ट, विर्गस एंड रैपिड चेस्ट क्लैपिंग में लीड टू द ब्रीथिंग होल्ड। जब हम विर्गस और रैपिड चेस्ट क्लैपिंग करेंगे तो पेशेंट अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर लेगा, जिसकी वजह से वो हाइपोक्सीमिया में चल जाएगा। और वो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके पहले ब्रोंकोस्पैज्म इंक्रीज हुआ होता है, हम विर्गस और रैपिड चेस्ट क्लैपिंग करेंगे वो और चल जाएंगे ब्रोंकोस्पैज्म में, वो और ब्रोंकोस्पैज्म में चल जाएंगे, तो जिसकी वजह से उनकी कंडीशन एग्रेवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें विर्गस और रैपिड चेस्ट क्लैपिंग नहीं करनी, हमें रिदमिक मैनर में करनी है। अल्टरनेटिंग इन द रेट डज नॉट मोबिलाइज ऑफ द सिक्रीशन, कि जब हम अल्टरनेटिंग मैनर में करेंगे, अल्टरनेटिंग रिदम में करेंगे तो उसके चेस्ट की सिक्रीशन जो है वो रिमूव नहीं होंगी। रिदमिकल कंफर्टेबल बेटा जो आपने ये लाइन पढ़ी है इसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब है। इसका मतलब ये था कि अगर आप स्लो कर रहे हो या तेज कर रहे हो, मतलब आपकी स्पीड अगर बिटवीन द थेरेपिस्ट अगर स्पीड वेरी कर रही है क्लैपिंग की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस पे, मतलब दे आर इक्वली इफेक्टिव। तो आपकी स्पीड जो है वो आपकी अपनी रिथम के हिसाब से होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो ज्यादा स्पीड पे ज्यादा निकलेंगी या कम स्पीड पे ज्यादा निकलेंगी। स्पीड डजंट अफेक्ट द प्रोसेस। ओके मैम। A rhythmical comfortable rate for both patient and physiotherapist is most appropriate. Rhythmical patient भी comfortable position में होना चाहिए और physiotherapist भी comfortable position में होना चाहिए। Next, मैकेनिकल परकशन इज एन ऑल्टरनेटिव। मैकेनिकल परकशन भी होती है लेकिन इसके कोई ड्रॉबैक्स हैं कि ये ब्रोंकोस्पैज्म इंक्रीज कर देती है, लेकिन ये भी यूज होती है, लेकिन इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं। परकशन इज कंटिन्यूड फॉर सेवरल मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स। हमने परकशन 3 to 5 मिनट्स तक करनी है, 3 to 5 मिनट्स तक करते रहना है कि पेशेंट अपनी पोजीशन ना चेंज कर ले कि उसने अब कफ के जरिए वो बाहर निकालनी सिक्रीशंस, तब तक हमने करनी है। प्रोसीजर शुड नॉट बी पेनफुल और अनकंफर्टेबल। जो हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं वो पेनफुल भी नहीं होना चाहिए पेशेंट के लिए और अनकंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये है मैकेनिकल परकशन अप्लाई कर रही है मशीन से। नेक्स्ट, रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस ऑफ परकशन। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशंस वो होती हैं जिसमें हम कर तो सकते हैं अप्लाई, लेकिन उस वाले एरिया पे नहीं करेंगे, बाकी जो एरिया क्लियर है वहां पे परकशन अप्लाई कर देंगे। Prior using the percussion in the postural drainage program, weight or the potential benefits versus potential risk. हम बेनिफिट्स और रिस्क को कंपेयर करेंगे कि हम ये करेंगे तो इसके बेनिफिट ज्यादा होंगे या रिस्क ज्यादा होंगे। अगर हम रिस्क ज्यादा मिलते हैं तो हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम किसी और मेथड की तरफ मूव कर जाएंगे। ओवर द फ्रैक्चर स्पाइनल फ्यूजन, ऑस्टियोप्रोटिक बोन। फ्रैक्चर्स पे नहीं करेंगे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है चेस्ट में, लेकिन अगर कहीं और फ्रैक्चर हुआ है तो हम अप्लाई कर देंगे। और ओवर ट्यूमर का एरिया, कि अगर हम ट्यूमर के एरिया पे अप्लाई करेंगे तो उसके जो सी ट्यूमर है वो स्प्रेड कर जाएगा,
जिसकी वजह से ये रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। इफ अ पेशेंट हैज पल्मोनरी एम्बुलेंस, अगर पल्मोनरी एम्बुलेंस का पेशेंट है तो हम वो उसका जो एम्बुलेंस है वो डिस्क्लोज हो जाएगा और इस वाले पेशेंट में नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक रहती है कंडीशन इन विच हेमरेज कुड इजीली अकर। एग्जाम्पल है लो प्लेटलेट काउंट, वो कंडीशन जिसमें हेमरेज ज्यादा हो सकता है, पेशेंट जो सा है उसका प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है या वो एंटी कोएगुलेंट थेरेपी कर रहा है, जैसे कि एस्प्रिन वो खा रहा है जिससे उसकी एंटी कोएगुलेंट हो रही है और वो हेमरेज ज्यादा जल्दी हो सकता है, उस केस में भी नहीं करेंगे। इफ द पेशेंट हैज अनस्टेबल एंजाइना, उस केस में भी नहीं करेंगे, और उसके चेस्ट वॉल में पेन है या सर्जरी अभी उसकी रिसेंट हुई है तब भी हम नहीं करेंगे अप्लाई। नेक्स्ट, थैंक यू। Okay, ji, thank you so much, Karina. And next we have Mazhar Arshad Ali, I guess. Yes, ma'am, mother. Okay, Mazhar, are you there and ready for the presentation? Yes, ma'am. चलिए बेटा, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए और अपना कैमरा और माइक दोनों आप ऑन कर दीजिए। Assalamualaikum. My name is Mazhar Arshad and today my presentation topic is breathing exercises and ventilated training. सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि ये एक फंडामेंटल प्रिवेंशन होती हैं जिनकी वजह से हम क्रोनिक या एक्यूट डिजीज की प्रिवेंशन कर सकते हैं या एटलीस्ट उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनमें मतलब हाई स्पाइनल कॉर्ड की लेजन हो या फिर वो किसी थोरेसिक या एब्डोमिनल सर्जरी से वो गुजरे हों, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे या एटलीस्ट उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड वेंटिलेटर ट्रेनिंग। ओवरऑल इसका जो मतलब इसमें यह है कि एक्सरसाइजेस के थ्रू हम पेशेंट के पल्मोनरी स्टेटस और ओवरऑल एंड्योरेंस को इंक्रीज करते हैं। अब इसके नेक्स्ट समान आगे, अब इसके गोल्स की तरफ आते हैं तो इसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले है इम्प्रूव और रीडिस्ट्रीब्यूट वेंटिलेशन। जब इसमें ये होगा कि जब वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है किसी भी सीओपीडी के पेशेंट में, तो जो लंग्स को इसकी मतलब वेंटिलेशन होती है वो लंग्स के किसी पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही होती। तो इसके बाद हम इसको ना, जब वो लंग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही होती, वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है मतलब एयर जो होती है तो उसमें हम एक्सरसाइजेस के थ्रू और वेंटिलेटर ट्रेनिंग के थ्रू हम इसकी जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करेंगे और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि वो लंग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। नंबर 2 है करेक्ट insufficient or abnormal breathing patterns and decrease the work of breathing. मानी आगे चलेगी, उसी स्लाइड पे नमान पिछली स्लाइड कर दीजिए, ये अभी पिछली स्लाइड पे है। अच्छा, नंबर 2 जो है वो इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ मैकेनिज्म एंड प्रमोट एयरवे क्लियरेंस। जो कफ मैकेनिज्म होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ये होता है कि एयरवे की जो होती है ब्लॉकेज होती है हो जाती है किसी भी कंडीशन मतलब स्प्यूटम या पोल्यूशन वगैरह से, तो जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है और उसका जो एयरवे होता है वो क्लियर नहीं होता। तो इसकी फिर एक्सरसाइजेज हम इसको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और वेंटिलेटर ट्रेनिंग के थ्रू हम इसकी जो कफ का मैकेनिज्म होगा उसको इफेक्टिवनेस उसकी इंक्रीज करेंगे और एयरवे को क्लियर करेंगे।
prevent post operative pulmonary complication। इसमें ये होता है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन पेशेंट फेस करता है उसको मतलब कैसे हम टैकल करेंगे थ्रू एक्सरसाइजेज और वेंटिलेटर ट्रेनिंग। तो इसमें ये है कि अक्सर केसेस में ये होता है कि जो मतलब जो आपकी स्पाइन होती है वो बैकवर्ड जाती है और जो चेस्ट होती है वो इनवर्ड चली जाती है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो आपकी चेस्ट होती है वो फुली एक्सपैंड नहीं हो पा रही होती जैसे नॉर्मली होती है। तो फिर ये एक्सरसाइजेज मतलब उसको इस एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी, चेस्ट को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी ताकि उसकी जो ब्रीदिंग हो सके उसमें वो थोड़ी सी हेल्प मिल सके। नंबर 4 है इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स ऑफ वेंटिलेशन। इसमें इसमें ये होता है कि जो जब गैसेस एक्सचेंजेस हो रही होती हैं किसी भी केस में, तो जो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहे होते तो हम एक्सरसाइजेज के थ्रू उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसको और एंड्योरेंस और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स जो कि वेंटिलेशन के प्रोसेस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मतलब इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट अमाउंट मैम मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है और नेक्स्ट स्लाइड भी हो चुकी है, ये नेक्स्ट स्लाइड ही है। नेक्स्ट मेरी शायद हुई है कि नहीं आई? जी जी हो गई है, हमें नेक्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है। मेंटेन और इम्प्रूव चेस्ट एंड thoracic स्पाइन मोबिलिटी। ये भी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मतलब जो अगर सर्जरी हुई है आपके थोरेसिस की, तो स्टिचेस की वजह से जब पेशेंट इनहेल करता है तो उसको पेन होती है ड्यूरिंग चेस्ट एक्सपेंशन की। तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे थ्रू एक्सरसाइजेस और वेंटिलेटर ट्रेनिंग। उसके बाद एक करेक्ट इनएफिशिएंट और एब्नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न्स एंड डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। इसमें ये बताया गया है कि और उसका जो मतलब उसकी जो इनएफिशिएंसी है एब्नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में उसको कैसे हम बेहतर करेंगे थ्रू एक्सरसाइजेज और वेंटिलेटर ट्रेनिंग। उसके बाद है प्रोमोट रिलैक्सेशन एंड रिलीफ स्ट्रेस। प्रमोट रिलैक्सेशन और रिलीफ स्ट्रेस में ये होता है कि जब मतलब जो आपके एसेसरी मसल्स होते हैं उनमें उनमें स्ट्रेस फैक्टर्स आ जाए और थ्रू किसी भी कंडीशन में, तो उसको हम उसको थ्रू एक्सरसाइजेज के उसकी रिलैक्सेशन को प्रमोट करेंगे और स्ट्रेस को रिलीफ करेंगे। पेशेंट डील विद एपिसोड्स ऑफ डिस्नी। अब इस केस में ये होता है मतलब एस्थमेटिक का केस है तो उसमें पेशेंट को मतलब जब डिज्नी अटैक आ रहा होता है तो हम पेशेंट को डील करेंगे कि उसने कैसे इसको मतलब जानना है कि उसको कब और किस वजह से जो होता है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। तो ताकि जब वो इस चीज़ को जान लेते हैं कि उसको कब और किस वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो उसके लिए मजीद आगे टेक्निक्स हैं ब्रीदिंग की जिसकी वजह से उसको ओवरकम किया जा सकता है। improve a patient overall functional capacity। इसमें ये है कि मतलब थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और वेंटिलेटर ट्रेनिंग के पेशेंट का जो वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और ओवरऑल फंक्शनल कैपेसिटी होती है जिसकी पेशेंट की उसको इम्प्रूव करेंगे। अब इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री वैसे तो दो टाइप की होती हैं। एक में होता है कि उसमें डायग्नोस्टिक पर्पस
पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और उसमें एयर फ्लो या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। और दूसरा जो है वो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होता है कि इसमें मतलब ये स्पेशली ये इंस्पायरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इससे हम अपने लंग्स को ना हेल्दी भी रख सकते हैं। और जो मतलब सर्जरी के बाद पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इंस्पायरेशन में, तो उसमें ये हेल्प करता है। इसमें ये होता है कि इसमें ये होता है कि जब इसको हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो मतलब इसकी जो प्रोसीजर है उसमें ये होगा कि पेशेंट जो होगा वो स्ट्रेट सिटिंग में होगा, और उसको हम पहले से कहेंगे कि वो फुली एक्सहेल कर ले। तो जब वो एक्सहेल कर लेगा तो उसके बाद जो एक नेक्स्ट करना, उसके बाद जो एक ये माउथ इंटीग्रल वन वे वेल्व होता है, इसको हम मुंह के साथ लगाएंगे और लिप को सील कर लेंगे, और उसको कहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो इनहेल करे। जैसे वो इनहेल करता जाएगा स्लोली, जो ये पिस्टन होता है ये मूव करेगा, राइज करेगा अपवर्ड, और आपको जो विजुअल जो आपको दिखेगा, मतलब इसकी जो रिजल्ट होगा वो सामने उसका वॉल्यूम आ रहा होगा, जो हमने पेशेंट की कैपेसिटी के मुताबिक वो वॉल्यूम सेट किया होता है। तो इसमें जब वो पेशेंट जो फुली इनहेल कर लेगा, तो उसको हम कहेंगे कि होल्ड करे इसको मैक्सिमम 3 to 5 मिनट के लिए। तो फिर वो पिस्टन जो होगा वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसमें 3 फेसेस होते हैं, जो कि बेड बेड और बीच में जो होता है बेटर होता है। तो हम कोशिश करेंगे जो पेशेंट का जो मतलब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन है, वो पिस्टन जो होता है वो बेटर वाली जगह पे ही रहे। और इसका जो वन वे वेल्व होता है, इसमें आपने याद रखना है कि ये सिर्फ इनहेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सहेल इसमें नहीं करना। और ये सिंगल पेशेंट के लिए होता है, इसको मतलब कोई और नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन के। उसके बाद वॉल्यूम स्केल दिया हुआ है, या आपने मतलब इसको सेट करना है पेशेंट कैपेसिटी के मुताबिक। जब पेशेंट मतलब इस काबिल हो जाएगा कि वो कर सकता है, तो फिर उसके मुताबिक इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। मान इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ये एक्सपेंशन ऑफ द लोअर चेस्ट इससे हो जाएगी, मतलब उसकी एम्फसाइज, उसका साइज जो होता है वो नॉर्मल की तरफ जाता है। और उसके बाद अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रिस्पिरेशन। फिर ये आता है कि पेशेंट का जो एम होता है वो यही होता है कि जो 3 फेसेस होते हैं, मतलब बैड, गुड और बैड, तो वो गुड के रेशियो पे ही रहे। उसके बाद यही है कि उसको ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अगर वो मतलब लाइट हेडेड फील करे, तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट ले सकता है, तो दूध पी सकता है। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच मजर, और अच्छी एफर्ट थी आपकी तरफ से। जी नेक्स्ट सना, आर यू रेडी फॉर योर प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. ओके देन स्टार्ट। Assalamualaikum. My name is Sana, and today my presentation topic is preventing and relieving episodes of dyspnea. Next. Dyspnea, difficult or labored breathing. Dyspnea, shortness of breathing, is uncomfortable condition and makes it difficult to fully air into lungs. And problems with the heart and lungs can harm your breathing. Next. Can harm your breathing, and some people experience shortness of breathing for suddenly short period of time, and other experience it over a long period of time, and distinct sensations that vary in intensity.
Next, preventing and relieving episodes of dyspnea. Next, how can you guide the patient to prevent episodes of dyspnea? And first, try to prevent dyspneic attack if not possible, and patient happens to dyspneic attack, and how can relieving dyspneic attack. First of all, guide the patient to monitor his or her level of shortness of breath in the activity that is causing dyspneic attack. Monitor the sign when there is a start shortness of breath. He should try to control the breathing. Prevent episodes of dyspnea by use controlled breathing. सना आपकी पिक्चर नहीं आ रही बेटा, आपके कैमरा शायद कुछ उसके साथ इशू हो गया, आपकी पिक्चर शो नहीं हो रही है, उसको टेस्ट कर दीजिएगा। मैम पिक्चर आ रही है उसकी? मैम हमें शो हो रही है, बाय इंटरनेट इशू की वजह से आपको शो नहीं हो रही। मैम हमें साफ आ रही है पिक्चर इसकी। ओके ठीक है बेटा, फिर आप कंटिन्यू करें। ओके मैम। Monitor the sign when there is start of shortness of breath. He should try to control the dyspnea. And using breathing techniques in which diaphragmatic breathing and slow and deep breathing, the patient should identify the point where there are chances of dyspneic attack. Then the patient will apply controlled breathing techniques and goes position in the head down position. And then patient will try to pacing activities to level down the activity to the level in patient potential and patient capacities. And next most important things, becoming aware of what activity or situation that caused dyspneic attack. He should try to avoid the activity and should avoid the level of that activity that causing his dyspneic attack. He should use pacing activities and breathing techniques. Next, pacing. Pacing is the performance of functional activities within the limits of patient's ventilatory capacity, like walking, stair climbing, or work-related tasks. One step inhale and one step exhale, that is instruction during walking. He should pace down and work-related tasks. He should reduce his heating performance to that activities. Next, he should be very well about the signs and symptoms of dyspnea. If the patient becomes slightly shortness of breath, he should try to stop the activity. First of all, patient should aware of activity. He should avoid that activity. He should pacing the activities according to ventilatory capacities. And he should be aware level of activities. And if there are signs going to dyspneic attack, he should stop the activity immediately, and he should use breathing patterns techniques like pursed lip breathing until the dyspnea subsides. Next, that position is used to subside the dyspnea. Patient can sit and lean forward on pillow and relax and relieve the dyspneic attack. In this position, the viscerals drop forward and the diaphragm has more space for exhalation. To deep breathing, inhale through nose and out through mouth. Pursed lip breathing. Next, same can be done in standing position, used for diaphragmatic breathing and the breathing techniques until the episodes of dyspnea subside. The purpose of these techniques to pursed lip breathing to slow down the respiratory rate. Next, patient gain control of breathing and reduce respiratory rate by using pursed lip breathing. And notice the point, have the patient focus on expiratory rate phase of breathing, because expiratory phase is difficult. Avoid forceful expiration. Patient should it gently and slow and avoid the forceful expiration. Next,
After that, use diaphragmatic breathing and minimize use of accessory muscles during inspirations. Use of accessory muscles should be discarded, and patient should be continue in this position and posture and continue breathing in slow and controlled manners until the episodes of dyspnea subsides. Next. Thank you. Okay, ji. Thank you so much, Sana. So next, who is the presenter? Mir Fatma, have you sent your presentation to? Okay, so next presenter is Mir Fatima. Mir Fatma, are you ready for the presentation? Yes, ma'am. Okay, बेटा अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए. Assalamu alaikum. My name is Mir Fatma. My topic of presentation is resistance ट्रेनिंग जो है ये एक्सरसाइजेस हम यूज क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है. इसके लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये यूज क्यों करते हैं. बिकॉज जब हम वेंटिलेशन यूज कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं कभी कभी वो पार्टिसिपेट एक्सरसाइज ऑल मसल्स आर अफेक्टेड और जो हमें एक पर्पस चाहिए या जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल सके. और हम ये एक्सरसाइजेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये थोरेसिक स्पाइन मोबिलिटी के इनहेंस करता है. क्योंकि कभी कभी सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में हमारी जो चेस्ट है उसको वो अपनी टोटल ऑप्टिमल लेंथ पर एक्सपेंड नहीं कर रही होती, फिक्स हो जाती है. इस वजह से जो है हम ये एक्सरसाइज यूज करते हैं ताकि जो चेस्ट है और जो मसल्स हैं वो अपनी ऑप्टिमल लेंथ पर एक्सपेंड कर सकें. ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये क्या करती हैं, ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेस को रिलीज करती हैं और फंक्शनल कैपेसिटी को इनहेंस करती हैं. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक्सरसाइजेस होती क्या है. करती है हमारे मसल्स के एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए. इम्प्रूव कैसे करती है, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो एंड्योरेंस इनहेंस होती है और जो हमारी जो हो जाती है तो जो हमारी चेस्ट है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पर एक्सपेंड नहीं कर पाती. तो हमारी ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये हमें हेल्प करती हैं कि चेस्ट जो है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पर एक्सपेंड कर सके. कभी कभी एब्डोमिनल मसल्स जो हैं और असेसिंग मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं और पर एक्सपेंड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं. और ये एक्सरसाइज जो है ये कफ को इम्प्रूव करती हैं और जो है जो स्पूटम है कभी कभी वो वीकनेस ऑफ मसल्स की वजह से रिलीज नहीं होती. तो ये जो मसल्स हैं हमारे पास ये वीकनेस वो स्पूटम को रिलीज करने के लिए भी हमारे पास हेल्प करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट नुमान. अब हमारी एक्सरसाइज करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत नहीं नुमान प्रिकॉशंस वाली स्लाइड, हाँ ये वाली. अब ये एक्सरसाइज करवाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ प्रिकॉशंस देखनी पड़ती हैं. कभी भी इंस्पायरेटरी मसल्स में ये करवाते हुए हमें अवॉइड करना है कोई भी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्पेशली इन इंस्पायरेटरी मसल्स. क्योंकि इंस्पायरेटरी मसल्स में हम क्यों प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब हम जब हम
लॉन्ग टाइम ऑफ इंस्पायरेटरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे तो हमारे पास हमारे डायफ्राम कनेक्ट हो गया दोबारा मेरा? हो गया जी बेटा हो गया आवाज कनेक्ट। आ रही है मेरी? तो अब हम क्या करेंगे, प्रिकॉशंस क्या लेंगे कि प्रिकॉशंस हमारी ये होंगी कि हम जो है डायफ्राम को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आए, या 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट मिले कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए। तो इसलिए हम जो है कोई भी एक प्रोलॉन्ग पीरियड जो टाइम है उसको हम अवॉइड करेंगे, अनलाइक मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि जब हम वगैरह करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हाँफने लग जाते हैं या जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं, तो हमें वहां पे रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर हम ये एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसमें हम इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमने किस लेवल पे और कितनी रेजिस्टेंस देकर पेशेंट से ट्रेनिंग करवानी है। नेक्स्ट मान, अब इंस्पायरेटरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हम करते कैसे हैं और ये क्या रोल करती है, हमारी इम्प्रूवमेंट क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है हमारे पास एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस इम्प्रूव करती है और स्ट्रेंथ इम्प्रूव करती है। अगर हमारे मसल्स की एंड्योरेंस इम्प्रूव होगी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास वाइटल कैपेसिटी जो है मसल्स की वो इम्प्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो एफिशिएंट हो जाएंगे और जो चांसेस है डिस्पनिया के पेशेंट में वो कम हो जाएंगे। और हमारे जो सर्वाइकल स्पाइन की लेयंस वगैरह हैं, या जैसे मैंने पहले भी इंजरी का कहा है, वो भी उसमें भी हमारी जो चेस्ट बॉल्स हैं और जो मसल्स हैं वो अपने ऑप्टिमल लेवल पर एक्सपेंड कर सकेंगे। नेक्स्ट, अब इसके लिए हम प्रोसीजर क्या लेते हैं कि हम एक रेजिस्टिव डिवाइस यूज करते हैं। वो ट्यूब के टाइप की एक डिवाइस होती है जिसके डिफरेंट डायमीटर्स होते हैं और उसको हम अपने पेशेंट के माउथ के पास रखते हैं। उस डिवाइस के हमारे पास एक एडजस्टेबल अपर्चर होता है और एक अडेप्टर होता है। अब हमारे पास जो एडजस्टेबल अपर्चर क्या करता है कि वो हमें रेजिस्टेंस की जो हमें जितनी हमें रेजिस्टेंस चाहिए या हमें जितनी रेजिस्टेंस देनी है उसके मुताबिक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब क्या पेशेंट क्या करता है कि उस माउथ पीस पे इनहेल करना स्टार्ट करता है, और नुमान नेक्स्ट, इनहेल करना स्टार्ट करता है। अब जितना ज्यादा हम उसको डायमीटर प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर ज्यादा होगा उसको इनहेलेशन में जो है वो हेल्पफुल हो जाएगी, और जितना ज्यादा हम तंग कर देंगे उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास ये आता है कि हमने कितना टाइम उसको देना है। द टाइम इज ग्रेजुअली इंक्रीज, हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ा सकते हैं। 20 to 30 मिनट इंक्रीज इंस्पायरेटरी मसल एंड्योरेंस, 20 to 30 मिनट से उसके बाद हम दिन में 2 या 3 दफा भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम 20 to 30 मिनट से करें तो उसके बाद हम दिन में 2 दफा या 3 दफा भी हम कर सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे उस पे उसकी हो रही है या इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके लिए हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करते हैं। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, अब स्पायरोमेट्री जो है ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, और ये जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है ये हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसमें अब हमारे पास होता क्या है कि रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, और पेशेंट जो है इसमें स्लो ब्रीथ करता है और
और ना इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में बॉल्स होते हैं, जैसे जैसे पेशेंट इनहेल कर रहा होता है वो वैसे वैसे राइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें विजुअल फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है कि पेशेंट जो है वो किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। ये एक्सपेंशन ऑफ लोअर चेस्ट एम्फसाइज्ड, अवॉइड यूज ऑफ accessory मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें ये होता है कि हमने अगर पेशेंट इनहेल कर रहा है तो वो इनहेल ही करे, डीप ब्रीथिंग करे, दोबारा से एक्सहेल करना ना स्टार्ट कर दे, और उसको हम वहाँ पे उसको प्रिकॉशंस देंगे कि वहाँ पे 2 to 3 सेकंड के लिए होल्ड करे, जिसकी वजह से उसकी जो है वाइटल कैपेसिटी और एंड्योरेंस जो है मसल्स की वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट, अब इसके हम एक्सपायरेटरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जैसे डिसिप्निया वगैरह के, या जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है ब्रीथिंग से रिलेटेड, उसमें हम एक्सपायरेटरी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूज करते हैं। ये इम्प्रूविंग पल्मोनरी फंक्शंस को भी इम्प्रूव करती है, एक्सपायरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करती है, सेम एंड्योरेंस को भी इनहेंस करती है। नेक्स्ट, अब इसके लिए हम क्या डिवाइस यूज करते हैं, इसके लिए भी नुमान ये नेक्स्ट स्लाइड में भी डिवाइस की पिक्चर है वो शो कर दो जरा। हाँ, ये इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हमारे पास एक एडजस्टेबल कैप होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर जितना ही हम कैप टाइट कर लेंगे उतनी ही ज्यादा पेशेंट को जो है सबसे ऊपर ये जो कैप है इसका ये अगर हम टाइट कर देंगे तो ऑब्वियसली मसल्स को जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, पेशेंट को ज्यादा फोर्सफुली एक्सहेल करना पड़ेगा, और जितना हम ये कैप लूज कर देंगे उतनी ही मसल्स को है वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और जो पेशेंट है यहाँ से हम पेशेंट के लिए एडजस्ट कर लेंगे कि वो कितनी फोर्सफुली और कितनी कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी इम्प्रूव होती जाएगी हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे। थैंक यू। Okay, thank you so much, Mir Fatma. That was a well-prepared presentation. Okay, do we have Hafiz Huzaifa Tariq with us? Or he hasn't joined? Okay, students, then I am going to stop this session, and the sixth one has not appeared for the presentation. I will mark the attendance and I will tell you the marks after stopping this recording.